ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय नंबर 4 भाग नंबर 4 के अंदर आप सबका स्वागत है। और इसका नाम क्या है अपने पाठ का? कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी ज़्यादा हम कार्बन के बारे में बात करेंगे, कार्बन कौन कौन से यौगिक बनाता है उसके बारे में बात करेंगे। फटाफट रिवीजन करना हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, तो वो ज़रूर करिए। तो चलो देखते हैं कार्बन। पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसका जो K कक्षा है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और L कक्षा है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। L के अंदर कितने पाए जाते हैं? 4। हमें पता है कि कोई भी जो तत्व है वो स्थायी कैसे हो सकता है? जो अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर ले। यानी जो हमारी जो आवर्त सारणी है उसके अंदर जो सबसे अंतिम वाला स्तंभ है, 18वां जो स्तंभ है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको अगर प्राप्त कर लेता है तो वो तत्व क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और उसकी खासियत क्या है कि जो सबसे अंतिम वाला कोश या कक्षा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? या तो 8 हो जाती है या फिर वो कक्षा पूरा भर जाता है। इसके बाद वो किसी और से अभिक्रिया नहीं करता और सबका यही प्रोसेस होता है स्थायी होने का। जबकि कार्बन के अंतिम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो इसके पास क्या होगी? कहानी गड़बड़ होगी। 4 से कम होती है तो क्या करते हैं? इसको त्याग देता, वो धनायन बना लेता। 4 से ज़्यादा होता तो इनको ग्रहण कर लेता 8 करने के लिए और ऋणायन बना देता, किसी से विक्रिया कर लेता, आयनिक बंध बना लेता। लेकिन इसके पास 4 ही है तो ये क्या करेगा? ना तो चारों को त्याग सकता है, ना 4 और ग्रहण कर सकता है। तो ये फिर सहसंयोजी बंध बनाता है, साझा करता है, किसी और के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो कार्बन एक एवं उसके यौगिक। कार्बन धातु इसका प्रतीक क्या है? सी। सर्वतोमुखी तथा कार्बन भूप्रटीक में खनिजों के रूप में 0.02% और वायुमंडल के अंदर जो होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके साथ 0.03% के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है। सभी सजीव जैसे हम हैं, जानवर हैं, इन सब का और पेड़ पौधों का जो शरीर बना होता है वो कार्बन से ही बना होता है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध कितने होते हैं? कार्बन की परमाणु संख्या 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? उत्कृष्ट गैस विन्यास का अर्थ क्या है कि वो सभी गैसें जो हमारे 18वें स्तंभ के अंदर पाई जाती है, अक्रिय गैसें बोलते हैं हम, जिनको आदर्श गैस भी बोलते हैं, वो किसी और से अभिक्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो इनका अंतिम कक्षा होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं या 8 होते हैं, स्थायित्व को प्राप्त कर चुके होते हैं, इनको जरूरत नहीं पड़ती है किसी और से अभिक्रिया करने की। तो कार्बन चतुस्संयोजी है, यानी कार्बन की संयोजकता 4 है। संयोजकता 4 कैसे हुई? क्योंकि K के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन आए वो तो हो गए, अब बचे L के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या करेगा कार्बन? एक तो ये पॉइंट पॉइंट के रूप में कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूसरे तत्व के होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बंध का निर्माण कर लेते हैं साझेदारी के साथ, और इस बंध को ही हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C4- ऋणायन बना सकता है, क्योंकि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए बहुत ही कठिन हो जाता। अगर 4 इलेक्ट्रॉन धारण करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? फिर 10 हो जाएंगे। और इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? सिर्फ 6 है। तो ऋणायन का मान ज़्यादा हो जाएगा और असंतुलन पैदा हो जाएगा इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाहें तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये भी कोई समझदारी वाला काम नहीं है। इसलिए कार्बन अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करता है? साझेदारी करता है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उससे जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी क्या करते हैं? साझेदारी से बंध बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके K के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको क्या चाहिए? एक और चाहिए स्थायी होने के लिए। तो ये खुद हाइड्रोजन के ही अन्य से ग्रहण अभिक्रिया करता है या फिर कार्बन से भी क्रिया कर सकता है ये। तो हाइड्रोजन का एक इधर वाले का ये हो गया, इधर वाले का ये हो गया, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? एक बंध बना लेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के बाहरी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। इसको 8 के लिए कितने की ओर चाहिएगी? 2 की ओर जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो 2 2 इधर हो गए और बाकी कितने बच गए? 2 2 4 इधर हो गए। तो 6 इसके 6 इसके, लेकिन ये जो 2 बीच वाले हैं ये साझेदारी के दोनों के काम आ रहे हैं और इन सब का जो क्या है स्थायित्व भी हो रहा है। इसलिए ऑक्सीजन के परमाणु के साथ कितने पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिआबंध पाया जाता है। जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंध कैसे होता है? ऑक्सीजन को आपको पता ही है 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए, हाइड्रोजन को क्या चाहिए? 1।
तो एक इधर ले लेगा, एक इधर ले लेगा, तो यह क्या बन गया अपना जल बन गया, H2O बन गया। ये देखो चित्र नीचे। फिर सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं? सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो अंतराणु बल है वो कम होता है और जिनको हम आसानी से तोड़ सकते हैं थोड़ी सी ऊर्जा देकर। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई और आवेशित कण नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इनके अंदर। फिर कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति, तो वो हमने बात की थी श्रृंखलन का गुण और एक चार संयोजकता। श्रृंखलन का मतलब ये है कि कार्बन है जो अन्य कार्बन के साथ भी सहसंयोजी बंध बना सकता है और ये श्रृंखला जारी रह सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो ये है अपने पास कार्बन का श्रृंखला का गुण। और दूसरा चार संयोजकता है इसकी, जिसके कारण कार्बन अन्य चार कार्बन परमाणु एवं संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के साथ भी बंध बना सकता है। फिर संतृप्त और असंतृप्त कार्बन। संतृप्त का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच जब तक एकल बंध है तब तक वो संतृप्त है, और जैसे ही एक से अधिक हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं या 3 हो जाते हैं, तो ये असंतृप्त कहलाता है। देखते हैं संतृप्त। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त होते हैं उनको एल्केन बोलते हैं, जो असंतृप्त होते हैं वो दो प्रकार के। अगर कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध है तो एल्किन, त्रिआबंध है तो एल्काइन। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होंगे? एल्काइन में 3 होंगे। ठीक है। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2, जबकि एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथेन की बात करें तो कार्बन की संख्या एक वैसे निश्चित होती है। अगर कार्बन की संख्या है 1 है तो उसे मेथ बोलते हैं, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, ऐसे आगे चलता रहता है। ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो एथ का मतलब कार्बन की संख्या 2। अब एन है, लास्ट में एन लग रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो हमने क्या किया, पहले कार्बन की संख्या 2 ली, एक ये। ठीक है। अब हमें पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इन दोनों कार्बनों की एक एक तो चली गई, बची कितनी? 3। और एन का मतलब इनके बीच में सिंगल ही बॉन्ड है, तो जो बच गया वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। वहाँ पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन। तो अपनी किसकी संरचना बन गई? ये एथेन की संरचना बन गई। और आज नीचे सारणी में दिया हुआ भी है आपको हाइड्रोकार्बन का नाम, इसका आणविक सूत्र क्या है, संरचनात्मक सूत्र क्या है। जैसे मेथेन का CH4 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, एथेन का 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, लेकिन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। प्रोपेन कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन 8, ब्यूटेन कार्बन संख्या 4, पेंटेन कार्बन संख्या 5, हेक्सेन कार्बन संख्या 6। फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना संतृप्त की तो हमने पढ़ ली, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध था। असंतृप्त जैसे C2H4 है। अब हम देखेंगे कि कार्बन तो चलो 2 है, हाइड्रोजन कितने रखने हैं आपको? 4 ही रखने हैं। तो 2 इस पे रख देंगे, 2 इस पे रख देंगे, 4। लेकिन अभी कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हुई, क्योंकि कार्बन की इधर वाले की संयोजकता भी 3 है, इधर वाले की भी 3 है। पूरी कैसे होगी? अगर इनके बीच एक और बंध लगा दे तो ये क्या बन गया? फिर असंतृप्त हो गया। किस टाइप का हो गया? एल्कीन टाइप का हो गया, इसलिए इसका नाम है एथीन। और एथाइन के अंदर क्या होगा? एथाइन का सूत्र क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है वो देखेंगे। पहले हम एक बंध लगा देते हैं, तो 2 कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन भी आपको 2 ही रखने हैं, तो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। लेकिन कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं हुई, 4 होनी चाहिए, तो 2 ही हुई है अभी तक, तो 2 और लगानी पड़ेगी आपको। इसलिए कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध होते हैं? 3 बंध होते हैं एथाइन के अंदर। अब इसकी संरचना पूछ ले, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ ले, तो क्या करना है आपको? कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्रॉस से दर्शाएंगे। तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इधर भी कार्बन का, इधर भी कार्बन का, इधर भी कार्बन का, और इधर भी कार्बन का, इधर भी कार्बन का है। जो हाइड्रोजन का इसे पॉइंट से दर्शाएंगे, तो ये हो गया इधर पॉइंट, इधर हो गया पॉइंट। तो ये बन गई अपनी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, किसी भी की बना सकते हैं आप। फिर हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र। एथीन का C2H4, प्रोपिन का C3H6, ब्यूटिन का C4H8, ऐसे ही एथाइन का C2H2, प्रोपाइन का C3H4 और ब्यूटाइन का C4H6। आप इनकी संरचना भी देख सकते हैं। जो आपको ये ऐसा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है त्रिआबंध, 3 बंध है। फिर संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन या तो सीधी श्रृंखला होगी, जैसे ये कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला जारी है, या फिर शाखित, जैसे यहाँ पर कोई और कार्बन जुड़ गया, यहाँ पर कोई और कार्बन जुड़ गया, यहाँ पर कोई और कार्बन जुड़ गया, इसे शाखित भी बोलते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सीधी श्रृंखला और एक शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला में देखो ये ब्रांच अलग अलग निकल रही है, और जब एक ही जो अंतिम कार्बन है उससे जस्ट पहले वाले कार्बन के ऊपर कोई जुड़े तो उसे हम क्या बोलते हैं?
आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? आइसो। और जब ऐसी संरचना बना ले, बीच वाले कार्बन के ऊपर 2 कार्बन और जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं नियो। और कार्बन की संख्या 5 होने के कारण पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होने के कारण एन। तो ये होगी नॉर्मल पेंटेन की संरचना। जो सीधी लंबी श्रृंखला है वो नॉर्मल पेंटेन की संरचना है। और जब एक अंतिम वाले से पहले कार्बन के ऊपर जुड़ जाए अन्य कार्बन परमाणु तो इसे आइसोपेंटेन। और जब बीच वाले कार्बन से दोनों कार्बन परमाणु जुड़ जाए तो ये नियोपेंटेन। ये पूरा बंध यहाँ तक है, ये भी पूरा बंध यहाँ तक है। और जो बच गई संख्या वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर अब वलय। वलय का मतलब क्या होता है? रिंग, जैसे अंगूठी टाइप की। अगर इसमें वलय में बात करूँ मैं, सबसे छोटी वलय किसकी हो सकती है? त्रिभुज की हो सकती है। जैसे मैं ये बनाता हूँ त्रिभुज, तो इसमें जो कोणे हैं इसके ऊपर तो पाया जाता है कार्बन। कोणों के ऊपर क्या पाया जाएगा? कार्बन। और अगर यहाँ पे सीधी एक ही लाइन है तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए? माना जाता है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इनको लिखा नहीं जाता है सीधी चक्रीय संरचना के अंदर। अगर आपको आणविक संरचना पूछ ले, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछ ले, तब तो आप बनाओगे, वरना सीधा ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि कोने पे कार्बन है और इसके कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध है तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होंगे। तो कार्बन का एक बंध ये हो गया, 2 ये हो गया, तो बचे कितने? फिर 2 हाइड्रोजन आपको जोड़ने पड़ेंगे। इधर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको। 3 को। 4 को क्या बोलते हैं? साइक्लोब्यूटेन। 5 को साइक्लोपेंटेन। 6 को साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो शब्द नाम जोड़ दिया जाता है आगे इनके। और असंतृप्त का मतलब वही कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड तो वैसे हो ही नहीं सकता किसी चक्रीय के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, बाकी संयोजकता पूरी करने के लिए आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया और ये क्या है? चक्रीय है, साइक्लो है, तो आप सीधा हेक्सेन हो गया ये। लेकिन जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और ये क्या है? अल्टरनेटिव है, यानी एक है, दूसरे को छोड़ दिया अगले पे है, इसको छोड़ दिया अगले पे है, इसको छोड़ दिया अगले पे है, तो ये क्या है? अल्टरनेटिव है, डबल बॉन्ड। बच गए जो संयोजकता है वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दो। और इसका एक स्पेशल नाम है बेंजीन। स्पेशल नाम क्या है? बेंजीन। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। फिर प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूह का मतलब है ये जो हाइड्रोजन है इसको हटाकर मैं कोई और जोड़ दूँ, क्लोरीन जोड़ दूँ, एल्कोहल जोड़ दूँ, तो वो हमारा प्रकार्यात्मक समूह होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार हटाता है कि कार्बन की संयोजकता क्या रहती है? संतुष्ट रहती है, 4 ही रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। ये विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह है जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील और विशिष्ट गुण प्रदान करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो ये पूरी परिभाषा आपको लिखनी पड़ेगी प्रकार्यात्मक समूह के अंदर। अब देखेंगे हम अलग अलग प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह, जैसे Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये क्या है? प्रकार्यात्मक समूह। तो इनको बोलते हैं हेलोजन। और ये किसी भी रासायनिक का किसी भी मतलब अपना जो सूत्र है इसका नाम लिखने से पहले इनको पहले लगाया जाता है हेलो के तौर पर, यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो। अब ऑक्सीजन के कौन से होता है? पहला एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र क्या है? OH। अगर आपको किसी के लास्ट में सिर्फ OH मिले, इससे पहले क्या हो? कार्बन हो, तो क्या होगा? वो एल्कोहल होगा, जैसे CH3OH, तो इसको बोलते हैं मेथिल एल्कोहल। फिर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? C के ऊपर डबल बॉन्ड लगाकर ऑक्सीजन हो फिर हाइड्रोजन हो। इसे दूसरा तरीका कैसे मिल सकता है? किसी के भी लास्ट में CHO हो तो वो एल्डिहाइड का सूत्र है। कीटोन, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगाकर ऑक्सीजन हो, इधर वाले भी कार्बन जुड़ेगा, इधर वाले में भी कार्बन जुड़ेगा, तो ये है कीटोन। और ये हमेशा बीच में आता है, एंड में नहीं आता। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अंतिम है वो ऐसे आ सकता है, COOH आ सकता है, COOH। तो C, उसके ऊपर डबल बॉन्ड लगाकर O, फिर यहाँ पे क्या हो गया? OH। सिर्फ OH देखकर एल्कोहल मत समझ लेना, इससे पहले देखना C के ऊपर डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर C के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप इसे एल्कोहल कह सकते हो, अदरवाइज ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और एल्किन के अंदर क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंद होते हैं। इस ब्रैकेट की जगह 3 बंद है। समझ आती है श्रेणी क्या होती है?
तो यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, हटता है। जैसे देखो CH4 मेथेन थी, इसका एक हाइड्रोजन हटाया मैंने और इसकी जगह क्या लगा दिया मैंने, OH लगा दिया। अब जो C2H6 एथेन थी, इसका एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, यहाँ पे OH लगा दिया। तो एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह तो हटा रहा है, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। तो ये क्या है, अपनी समजातीय श्रेणी है। इनमें CH2 का अंतर होता है। सामान्य सूत्र क्या है कि इनमें CH2 का अंतर होता है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है, तथा 14 द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। क्योंकि कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 6 का दुगुना कर दो, परमाणु क्रमांक का दुगुना, 6 का दुगुना हो गया 12, और हाइड्रोजन का 1 12 और 2 14। समान रासायनिक गुणधर्म और अणुद्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में थोड़ी सी विभिन्नता आ जाती है। फिर कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे करें, नामकरण पद्धति। यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। संख्या के लिए एक के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, 6 तक याद रखना है आपको ज़्यादा। तो 1 नंबर मेथ, 2 नंबर एथ, 3 नंबर प्रोप, 4 नंबर ब्यूट, 5 नंबर पेंट, 6 नंबर हेक्स। फिर प्रकार्यात्मक समूह को पूर्व लगन या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। पूर्व लगन का मतलब होता है पहले लगना, अनुलग्न का मतलब होता है बाद में लगना। और पूर्व लगन हमारे पास सिर्फ हेलोजन है, यानी हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये कोई दिखे तो इनको नामकरण से पहले लिखना है। तो कितने नंबर पे है वो भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर, 1 2 और 3, और बाद में क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे हम, क्लोरो। क्या बोलेंगे, क्लोरो। और कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। तो मेथ, एथ, प्रोप, 3 नंबर पे क्या आता है, प्रोप। अब देखते हैं हम कार्बन कार्बन के बीच कौन से बंध है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध है, एल्केन टाइप का है, तो क्या लगा देंगे हम, एन। तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोप्रोपेन। नीचे नाम है क्लोरोप्रोपेन। फिर एल्कोहल, एल्कोहल का अनुलग्न जुड़ता है, मतलब नामकरण के बाद जुड़ता है, ओल शब्द। क्या शब्द जुड़ता है, ओल शब्द जुड़ता है। इसकी पहचान क्या है, लास्ट में OH होना चाहिए, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमने देखी कार्बन की संख्या 1 2 और 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। और एल्कोहल का क्या हो जाएगा, ओल। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो प्रोपेन, ओल जोड़ते ही प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल। और इसकी पहचान क्या है, लास्ट के कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए। या दूसरा तरीका ये हमें ऐसे भी मिल सकता है कि लास्ट में क्या हो, CH हो। और इस कार्बन को भी कंसिडर करना है आपको, नामकरण में शामिल करना है। तो 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन होते ही क्या बन जाएगा, प्रोप। फिर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, प्रोपेन, और इसका अनुलग्न एल, तो क्या बन गया ये, प्रोपेनेल। फिर कीटोन, कीटोन मैंने कहा था बीच में मिलता है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर पर दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपेन, और अनुलग्न क्या हो जाएगा कीटोन का, ओन। तो बन गया क्या सूत्र, प्रोपेनॉन। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल। और इसमें भी लास्ट वाला ग्रुप क्या मिलेगा हमें, COOH के हिसाब से मिलेगा। सिर्फ OH नहीं है, इसके ऊपर देखो कार्बन से पहले ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड लगे हुए। और इसमें भी जो अपने कार्बन है इसको काउंट करना है साथ में। 1 2 और 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध मतलब प्रोपेन, और साथ में अनुलग्न क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल। तो क्या बन गया नाम, प्रोपेनोइक अम्ल। फिर एल्किन, एल्किन का तो पता ही है आपको, कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है दूसरे नंबर पे। कार्बन संख्या कितनी, 1 2 3, प्रोप, डबल बॉन्ड आते ही ईन जोड़ देंगे तो प्रोपीन। और फिर एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या है, H3। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3। तो मेथ, एथ, प्रोप, और साथ में क्या जोड़ना है हमें, आइन, तो प्रोपाइन। फिर कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। दहन, दहन का मतलब होता है जलाना या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। CH4 मेथेन, मेथेन की अभिक्रिया आप ऑक्सीजन से करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा, प्रकाश आदि का निर्माण होता है। तो कार्बन और उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में उष्मा और प्रकाश प्रयुक्त मुक्त करते हैं। जैसे अपने घरों के अंदर LPG है, गाड़ियों में CNG है, वो भी किन से बनी होती है, मेथेन से बनी होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, ये वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली और श्वेत ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जबकि जो असंतृप्त है, जिनके बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध है कार्बन कार्बन के अंदर, वो क्या करेंगे, पूरी तरह से जल नहीं पाते, तो थोड़ा सा धुएं के साथ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जोड़ना। इसके लिए हमारे पास 2 ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। एक तो पोटेशियम पर मैग्नेट, सूत्र याद रखना KMnO4। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2Cr2O7। ये क्या करते हैं, ये कोई भी एल्कोहल है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर बदल देते हैं, जैसे एथेनॉल है।
तो CH3CH2OH एथेनॉल। ऊपर क्या रख दिया हमने, अम्लीय KMnO4 या फिर अक्षारीय K2Cr2O7, दोनों में से कोई एक, तो बन जाएगा क्या, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं इसे, CH3COOH। कार्बन की संख्या समान रहती है। फिर संकलन अभिक्रिया, संकलन का मतलब होता है जोड़ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, निकल पैडमियम के किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हमने हाइड्रोजनीकरण किया, तो ये क्या हो गया, कार्बन का जो डबल बॉन्ड था इसमें से एक हट गया और इनकी जगह क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसका, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। तो पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो हमने पहले पढ़ ली थी, कोई हटा दे। CH4Cl2, सूर्य का प्रकाश, तो एक हाइड्रोजन को इसको हटाकर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl अम्ल बना लेगी। मुक्त मूलक अभिक्रिया के द्वारा होता है ये। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल का मतलब क्या है, CH3CH2OH, अभी हमने पढ़ा था। एथेनोइक अम्ल का मतलब क्या है, CH3COOH, जो कि हमने क्या बनाया था अभी, K2Cr2O7 की सहायता से या KMnO4 की सहायता से। तो एथेनॉल के गुणधर्म देखते हैं पहले। ये रंगहीन है, गंध और जलने वाला स्वाद देता है, जल में घुलनशील होता है, वाष्पशील द्रव्य है, यानी ये भाप के अंदर बदल सकता है। इसका क्वथनांक कितना है, 351, यानी 351 केल्विन ताप पर जैसे आप गर्म करोगे भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रकृति उदासीन होती है इसकी। रासायनिक गुणधर्म क्या है, सोडियम के साथ अभिक्रिया, जब एथेनॉल अम्ल की आप सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। अगर हाइड्रोजन गैस उत्पत्ति होती है तो ये क्या है, एथेनॉल अम्ल है। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल हटाना, यानी इसमें जो जल का सूत्र क्या होता है अपना, H2O। इसमें से अगर मैं H2O हटा दूं तो क्या बचेगा, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 3 और 2 5 और 1 6 है, 2 हटा दूंगा तो 4 बचेंगे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन हटा दूंगा। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, अम्ल की उपस्थिति में होता है, H2SO4 की उपस्थिति में। तो जैसे हाइड्रोजन हटाया हमने तो यहाँ पे क्या बन गई, एथीन बन गई और ये H2O अलग हो गया। फिर एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म क्या है, रंगहीन द्रव्य है, स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध होती है, क्वथनांक 391 केल्विन है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर, ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म, एस्टरीकरण में काम आता है। एस्टर, पोली एस्टर, कपड़े सुना होगा आपने, कपड़ा तो पोलिस्टर को है, तो यही हुआ वो एस्टर, पोली एस्टर। पोली एस्टर का मतलब होता है बहुत सारे एस्टर को एक साथ मिला कर देंगे, बहुलक का निर्माण कर देंगे। तो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब हम एथेनॉल से करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो CH3COOCH2CH3, ये क्या है, एस्टर है, इसका निर्माण होता है। ये मीठी फूलों जैसे गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। फिर साबुनीकरण यानी साबुन का निर्माण, जब इस विधि द्वारा निर्मित जो एस्टर है इसकी अभिक्रिया हम NaOH क्षार के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो सोडियम के लवण बनते हैं, इन्हीं को हम साबुन कहते हैं, और साथ में एथेनॉल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। वैसे तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा एथेनॉल के अणु आपस में जुड़ जाते हैं। इस विधि से क्या किया जाता है, साबुन तैयार किया जाता है। फिर अक्षार से अभिक्रिया, तो NaOH अक्षार है, यही प्रक्रिया क्या है, साबुनीकरण है, सोडियम एसीटेट CH3COONA। फिर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम सोडियम कार्बोनेट से करवाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है। जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाते हैं तो भी सोडियम एसीटेट बनता है, यानी इनके जो उत्पाद है वो समान है। साबुन और अपमार्जक, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम तो क्या है, कपड़े धोने वाली, पोटेशियम नहाने वाली साबुन होती है। उदाहरण क्या है, C17H35COONA। साबुन केवल मृदु जल में ही सफाई करते हैं। अपमार्जक क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं, यानी अब की बार क्या है, Na को हटा देंगे या K को हटा देंगे, उसकी जगह अमोनियम जोड़ देंगे, NH4+ जोड़ देंगे या सल्फोनेट जोड़ देंगे। अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों में ही सफाई कर देते हैं। साबुन अणु के अंदर जल शीरा जो है वो आयनिक भाग होता है। जल विरागी शीरा क्या होता है, जलरागी और जल विरागी 2 सिरे होते हैं। आयनिक भाग लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो ये क्या है, जलरागी आयनिक शिरा, यानी जल के साथ ये अभिक्रिया करता है, जबकि ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जल विरागी शिरा है, और ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है। साबुन अणु की संरचना देखो कैसे, तो ये बीच में क्या हो गया, तेल की बूंद है, जैसे मान लो कोई कपड़े के ऊपर लगी हुई है, और इससे क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाले जुड़ जाएंगे, और जलरागी शिरा क्या करेगा, इससे ऊपर तैर के ले आएगा
और अलग कर देगा। तो मेल क्या होते हैं? तेली होते हैं। जल विरागी शिरा तेल में घुल जाता है और जल विरागी शिरे के चारों तरफ पानी से घिर जाता है। इससे मिसेल संरचना बनती है। जब भी आपको पूछे मिसेल की संरचना क्या है तो ये चित्र बना देना आप। मिसेल की संरचना इंपॉर्टेंट है ये। साबुन का मिसेल मेल को पानी में घोलने में क्या मदद करता है और कपड़े इससे क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है और यह स्कम प्रक्रिया में बाधा डालता है, इसलिए साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता। जबकि अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि कठोर जल में जो उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है इनके साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनता। तो यहाँ से होता है अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। अगले वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 5।